जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जी हाँ, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार जोरदार शानदार स्वागत है हमारे इस चैनल रोजगार संघ विपिन में, जहाँ पे हम लगातार हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेशन करवाते आ रहे हैं। आज उसी सिलसिले में हिंदी का ये 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, 14th प्रैक्टिस सेट लेकर के हम फिर से आए हैं PYQ 2024 का। जी हाँ, इसमें हम बहुत ही मज़ेदार ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से आप सबके साथ सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। जी हाँ, इस सेट में टोटल 20 सवाल हैं। हम आइए फटाफट बिना देरी किए हुए इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ चलते। देखिए, इस का सबसे पहला सवाल इस सेट का जो है वो रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात करना। जी हाँ, तद्भव शब्द ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें किसका रेखांकित शब्द का, रेखांकित में क्या दिया है, उलुक दिया है। जी हाँ, उलुक के नीचे क्या किया, रेखा अंकित की गई है और इसी उलुक को क्या बोला गया है, उलुक शब्द का हमको तद्भव शब्द ज्ञात करना। जी हाँ, तद्भव शब्द ज्ञात करना, ठीक है। देखिए, उल्लुक रात को ही जागता है, उल्लुक उल्लुक रात को ही जागता है। रात में कौन सा जागता है, कौन जागता है, पक्षी, उल्लुक। ये क्या है, उल्लू होगा जी, उल्लू। यही हमारा क्या होगा, तद्भव रूप होगा इसका, तत्सम का, ठीक है। तो उल्लुक का जो सही तद्भव होगा वो क्या होगा, उल्लू होगा। ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। ऊन नहीं होगा, उज्जवल नहीं होगा, चिड़िया नहीं होगा, हमारा उल्लुक का क्या होगा, याद रखिएगा, तद्भव शब्द उल्लू होगा, ठीक है। और उल्लू का अगर तत्सम पूछे तो क्या हो जाएगा, उलुक हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, इस सवाल में क्या पूछा रहा है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, इसमें वाक्य दिया गया है, वाक्य का अंश दिया गया है, नगर में रहने वाला। जी हाँ, नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाले को क्या बोला जाता है वही बताना है, ठीक है। नगर में रहने वाले को बोला जाता है नागरिक। जी हाँ, नागरिक, यहाँ नगर से नागरिक बना है, तो नागरिक में नगर क्या है, समाहित है ऑलरेडी। तो नगर में रहने वाला हमारा क्या होगा, नागरिक होगा, ठीक है, नागरिक। तो इसका सही अर्थ बयां करने वाला जो सार्थक शब्द होगा हमारा ऑप्शन सी सबसे सटीक सही अर्थ होगा। अब देखिए, नौकर का मतलब क्या होता है, नौकर का मतलब हम जान लेते हैं। नौकर का मतलब होता है सेवक। नौकर का मतलब क्या होता है, सेवक, कर्मचारी, ठीक है। नौकर का मतलब ये होता है। अब नगर वधु, नगर वधु का मतलब क्या होता है, नगर वधु का मतलब होता है, नगर मतलब शहर, इसको शहर की दुल्हन भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, लहरी, लहरी का मतलब क्या होता है, लहरी का मतलब होता है, यह तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लहरी का मतलब होता है प्रसन्न रहने वाला, खुश मिजाज भी बोल सकते हैं। लहरी का तरंग भी इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ लहर भी होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सार्थक शब्द जो होगा नगर में रहने वाले के लिए सबसे सटीक क्या होगा, नागरिक होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ देखो जी, इसमें क्या पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी, विलोम, विलोम मतलब क्या, विपरीत शब्द। जी, विपरीत मतलब उल्टा शब्द, उल्टा शब्द ज्ञात करना है, ठीक है। सोहन कायर, कायर की तरह भाग गया। तो सबसे पहले तो आप कायर का अर्थ समझ लीजिए। कायर का मतलब क्या होता है, कायर का मतलब होता है डरपोक, डरपोक होता है। कायर का मतलब होता है भीरू, कायर का मतलब होता है बुजदिल, है ना। ये सब कायर का क्या मतलब होता है, कायर का अर्थ होता है ना, पर्यायवाची। तो देखिए, कायर तो कायर का मतलब डरपोक हो गया, तो उसका मतलब क्या होगा, इसका उल्टा पूछ रहा है जी, विलोम शब्द। तो यहाँ पे देखिए, विवेक है, चतुर है, पतन है और वीर है। तो वीर मतलब क्या होता है, साहसी, साहसी व्यक्ति को वीर बोला जाता है। कायर का जो विलोम शब्द होगा वो सबसे सटीक शब्द क्या होगा, वीर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। अब देखिए, विवेक का मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है। विवेक का मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है, समझ होता है ना, इसका मतलब ज्ञान होता है। कायर से इसका कहीं कोई संबंध नहीं है। चतुर का मतलब क्या होता है, ये तो इसका ऑप्शन तो ये तीनों ही नहीं होगा इसका। चतुर का मतलब क्या होता है, चतुर का मतलब होता है कुशल, कुशल, इसका मतलब होता है चालाक, है ना। ये सब चतुर को भी बोला जाता है। चतुर का अर्थ यही होता है, कुशल, चालाक, ये सब, और भी इसके कई अर्थ होते हैं।
शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो हमको चारों वाक्य को पढ़ के देखना है कि सबसे सही वाक्य कौन सा है वर्तनी के हिसाब से। ठीक है, देखिए, प्रकृति स्वभाव से प्राणियों की सहचरी रही है, ये सही है। धरती को सुरक्षित रखना जरूरी है, इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। प्रदूषण वातावरण को दूषित करता है। देखिए, सबसे जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह ऑप्शन ए है। ये तीनों क्या है, उतना शुद्ध नहीं है जिस तरीके से ये बिल्कुल पूरा विशुद्ध रूप है। यह वाक्य हमारा बिल्कुल परफेक्टली क्या है, शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। प्रकृति स्वभाव से प्राणियों की क्या रह रही है, सहचरी रही है ना। प्राणियों की सहचरी रही है मतलब साथ निभाने वाली रही है, साथ देने वाली रही। सहचरी मतलब क्या, साथ रहने वाली, साथ देने वाली, साथ निभाने वाली, है ना। तो यह प्रकृति का स्त्रीलिंग है और इसके साथ सही सही वाक्य बनाया गया है। तो यह हमारा सबसे सटीक आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का उचित अर्थ बताता। हाँ जी, मुहावरा दिया हुआ इसमें और इस मुहावरे का हमको सही सही अर्थ पता करना है, बस इतना ही करना है। मुहावरा में क्या दिया, तिनके का सहारा, तिनके का सहारा। हाँ, तिनके का सहारा का सबसे सही मतलब क्या होता है वही हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, तिनके का सहारा मतलब क्या होता है, बहुत थक जाना, ये नहीं होगा। प्रभाव जमाना, ये भी प्रभाव जमाना क्या होता है, धाक जमाने को बोलते हैं। अड़चन डालना, ये भी नहीं होगा। तो तिनके का सहारा का मतलब होता है थोड़ी सी मदद मिल जाना, थोड़ी सी मदद मिल जाना। जैसे आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, डूबते व्यक्ति को तिनके का सहारा भी काफ़ी है। डूबते व्यक्ति को तिनके का सहारा भी काफ़ी है। तो इस तरीके से अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है और हम इस तरह से वाक्य में प्रयोग भी करते हैं, तिनके का सहारा, थोड़ी सी मदद करना। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही हो। जी हाँ, उस विकल्प का हमको चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए सबसे फिटेस्ट वर्ड हो, शब्द हो। तो भारत के संतों, फकीरों तथा साहित्यकारों ने सदा सांप्रदायिक एकता का संदेश तथा खाली स्थान दिया। जी हाँ, अब हम इसमें एक एक शब्द को रख करके देख लेते हैं। भारत के संतों, फकीरों तथा साहित्यकारों ने सदा सांप्रदायिक एकता का संदेश तथा संदेश और क्या दिया, संदेश और भाषण दिया। ये यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है। संदेश तथा क्या, प्रदेश दिया, प्रदेश में तो दूसरा देश दिया, प्रदेश कैसे दे सकता है, ये भी यहाँ पे गलत है। संदेश तथा क्या, विदेश, विदेश मतलब दूसरा देश, प्रदेश का ही पर्यायवाची है, दूसरा देश कैसे देगा जी, ये भी नहीं दे सकता, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक शब्द बैठ रहा है जो बचा हुआ है, उपदेश। देखिए, एकता का संदेश तथा क्या दिया, उपदेश दिया, उपदेश दिया। यह हमारा सबसे सार्थक भरे जाने वाले शब्द है। यहाँ पर पढ़ के देख लीजिए कि भारत के संतों, फकीरों तथा साहित्यकारों ने सदा सांप्रदायिक एकता का संदेश तथा क्या दिया, उपदेश दिया है। जी हाँ, उपदेश मतलब क्या हो, अच्छी शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, राह दिखाना। ठीक, अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए, जी हाँ, जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, कोष्टक में दिए गए हैं, उस शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प का पता लगाना। ठीक है, अब देखिए, ब्रैकेट में क्या दिया गया, चेहरा दिया गया है और इसी चेहरा का पर्यायवाची शब्द का हमको विकल्प चुनना है। आइए देखिए, कानन, अंचल, बंटन और आनन, ये हमारे दिए हुए शब्द हैं। ठीक है, तो चेहरा का मतलब क्या होता है, चेहरा का मतलब क्या होता है, मुखड़ा होता है, मुखड़ा होता है ना। चेहरा का मतलब मुखड़ा हो गया। चेहरा को अगर हम देखें तो आप मुखड़ा भी बोल सकते हैं। चेहरा का मतलब ये आनन, आनन भी होता है। चेहरा का मतलब आनन भी होता है। चेहरा को आप मुंह भी बोल सकते हैं, चेहरा को आप मुख भी बोल सकते हैं। ये सभी क्या बोले जाते हैं, चेहरा के ही अर्थ होते हैं। ये सभी चेहरा के ही अर्थ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर देखें तो इस चेहरा के लिए यहाँ पे आनंद जो है ना दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो हमारा सबसे सटीक जो पर्यायवाची होगा किसका, चेहरा के लिए, वो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कानन का मतलब क्या होता है, कानन का मतलब होता है बड़ा जंगल। इसका मतलब क्या होता है, जंगल,
है ना। घना जंगल, घना जंगल, ये होता है कानन का मतलब। अब देखिए ये अंचल का मतलब क्या होता है। अंचल का मतलब होता है किसी प्रांत का, किसी प्रांत या देश का भाग, है ना, इसको क्या बोलते हैं, अंचल बोलते हैं। अब बंटन मतलब क्या होता है, बंटन, ये दोनों तो होगा नहीं। हाँ, हमारा अर्थ, हमारा आंसर तो निकल चुका है ऑलरेडी आनंद, ठीक है, ये भी नहीं होगा। बंटन का मतलब क्या होता है, बांटना। बंटन का मतलब बांटना या हिस्सा करना, बंटवारा करना, है ना, ये इसका सही सही अर्थ होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि चेहरा है और उसका पर्यायवाची है, तो न जंगल से संबंध बैठेगा, न प्रांत के हिस्सा से बैठेगा, न ही बांटने से बैठेगा, तो क्या होगा, इसका आनन होगा, यानी कि मुखरा ही होगा इसका सही सही पर्यायवाची, ठीक है। ऑप्शन बी सबसे सही आंसर। रेखांकित शब्दों के लिए क्या करना है, सही शब्दों का चयन करना। जी हाँ, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। मैं विस्मय, विस्मय मतलब क्या होता है, आश्चर्य होना, आश्चर्य होना, ठीक है, आश्चर्य होना। तो खबर सुनकर मैं आश्चर्य हो गया, यहाँ पर अगर आप इसका उपयोग करें कि खबर सुनकर मैं आश्चर्य हो गया, तो ठीक नहीं लगेगा वाक्य। इसमें क्या होना चाहिए, आश्चर्यचकित होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, आश्चर्यचकित हो गया। जी हाँ, खबर सुनकर ही मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो देखिए, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। जी, विस्मित का मतलब क्या होगा, विस्मित का मतलब हो जाएगा आश्चर्यचकित। जी हाँ, आश्चर्यचकित हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सबसे सटीक रूप में बैठने वाला वाक्य है, ठीक है। तो अब देखिए, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, नहीं नहीं, परिवर्तन तो होगा ही। और खबर सुनकर तुम विस्मय हो गया, ना ना ना, ये भी गलत होगा। और खबर सुनकर हम विस्मय हो गया, यह भी हमारा जो है ना, आप अगर पढ़ के देखें तो आपको बिल्कुल अटपटा लगेगा, बेतुका लगेगा, निरर्थक लगेगा। तो हमारा जो सबसे सही अर्थ वाले विकल्प होंगे, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि खबर सुनकर मैं क्या हो गया, विस्मित हो गया, यानी कि आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं कि इस प्रश्न में क्या कीजिए कि कोष्टक में जो दिए हुए हैं उस विकल्प के क्या निकालिए, तत्सम रूप निकालिए। जी हाँ, तत्सम रूप आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। कल से ही मेरे कान में तेज दर्द हो रहा है। कान क्या यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कान तद भव रूप दिया हुआ है, तद भव रूप दिया हुआ है, ठीक है। और इसका तत्सम पूछ रहा है, तो कान का तत्सम क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जी, ठीक है, यह हमारा तत्सम रूप है, कान को कर्ण कहा जाता है, इसलिए हमारा ये आंसर सबसे सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, कर्म का मतलब क्या होता है, कर्म का मतलब होता है काम। कर्म का मतलब क्या होता है, काम। चंचू, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब चंचू का मतलब देख लीजिए, चंचू का मतलब होता है, इसको बोलते हैं चंचू मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। इसको आप ख्याति भी बोल सकते हैं, और एक अर्थ इसका चोंच भी होता है ना, चोंच भी होता है, ठीक है। अब देखिए, करण है, करण को क्या बोलते हैं, करण का मतलब होता है काम, करण का मतलब होता है करना, है ना। तो ये सब इसके करण का एक मतलब कारण भी होता है। तो एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कान जो तद्भव रूप में दिया गया है, उसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है बी है, कर्ण, यहाँ पे हमारा उत्तर होगा, ठीक है। और सब शब्द हम इसलिए इसका अर्थ जान लिए, चूँकि हो सकता है कि प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जिसमें इस शब्द का प्रयोग रहेगा, तो वहाँ पे इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल पे देखिए। इस सवाल में क्या है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सही वर्तनी क्या है, अध्यापक को यह पाठ लिखत में चाहिए। लिखत क्या है लिखत जो है ना, मतलब सही वर्तनी नहीं है। लिखत मतलब निरर्थक शब्द है, लिखत निरर्थक है, यहाँ पे सार्थक हमको सही वर्तनी वाला चाहिए। तो उसका क्या होता है जी, लिखित होता है। लिखत को यहाँ पे जो फिट बैठेगा वो क्या होगा, लिखित होगा। ये हमारा सबसे सही आंसर होगा कि अध्यापक को यह पाठ क्या चाहिए, लिखित रूप में चाहिए। जी, लिखित चाहिए। ये लिखित, ये गलत है, चूँकि यह वर्तनी इसका सही नहीं लिखा हुआ है। ये लिखित भी गलत लिखा हुआ है। लिखित को ही 4 तरह से लिखा गया, जिसमें 3 तरीके में क्या गया, मात्रा का, ये मात्रा द्वारा गलत किया गया है, तो ये हमारा शुद्ध वर्तनी नहीं होगा। तो हमको सबसे सही वर्तनी वाला ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि आप उस प्रश्न में उस विकल्प का चयन करिए, इस प्रश्न में, कि जो रिक्त स्थानों के लिए सही स्त्रीलिंग वाला रूप हो। हाँ, सही सही शब्द का अर्थ भी देना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए, पुल्लिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही मुझे भरना है। देखिए, मैंने हाल में ही जो कहानी पढ़ी है उसकी बहुत ही अच्छी है।
मैंने हाल में ही जो कहानी पढ़ी है उसकी क्या अच्छी है, सजावट अच्छी है। कहानी की सजावट कैसे हो सकती है? सजावट तो किसी जगह की होती है, किसी चीज़ की होती है। कहानी की सजावट जो है ना, यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। जो कहानी पढ़ी उसकी क्या गढ़ाई बहुत अच्छी है, गढ़ाई भी नहीं होगा। कहानी की गढ़ाई कैसे हो सकती है? कहानी की गढ़ाई मतलब क्या होता है? गढ़ने का काम। तो ये यहाँ पे इसका अर्थ नहीं दे रहा है, ठीक है। अब जो है पाठिका, पाठिका भी नहीं होगा। पाठिका का मतलब क्या होता है? पाठ पढ़ाने वाली, पाठ पढ़ाने वाली है ना, या पढ़ने, पाठिका पाठ पढ़ाने वाली, पाठ पढ़ने वाली है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा सर। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो सटीक होगा क्या होगा? लेखिका होगा, कि मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी क्या है? लेखिका बहुत अच्छी। जी हाँ, कहानी को जो लिखी है, लेखिका मतलब क्या? जो उस कहानी को रचित की है, जिस लेखिका द्वारा उस कहानी की रचना की गई है, वो लेखिका क्या है? बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें बोला जी विलोम शब्द का पता लगाइए, विलोम शब्द का, ठीक है। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का आपको पता लगाना। किसका? रेखांकित में क्या? होशियार। होशियार को आपको रेखा द्वारा अंकित की गई है, तो होशियार शब्द का ही हमको विलोम शब्द का पता लगाना है, ठीक है। तो होशियार का मतलब क्या होता है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। होशियार का मतलब क्या होता है? होशियार का मतलब होता है जी, यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेते हैं, होशियार मतलब अक्लमंद। अक्लमंद है ना, अक्लमंद हो जाता है। इसका मतलब बुद्धिमान भी होगा। होशियार मतलब क्या? बुद्धिमान हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब ये बताइए कि जो होशियार रहेगा वो क्या होगा? अक्लमंद होगा, बुद्धि वाला रहेगा। तो उसका जो विलोम शब्द होगा उल्टा होगा, क्या होगा? बुद्धिहीन होगा, बुड़बक होगा, है कि नहीं। बुड़बक ही होगा ना जो होशियार का। तो ये देखिए यहाँ पे बुद्धिहीन दिया हुआ है, इसका मतलब ही होता है बुड़बक। बोलता नहीं है बुड़बक कहीं का, तुम तो बुड़बक ही रह गए। तो ये हमारा इसका सटीक विलोम शब्द होगा होशियार का, ठीक है। इसका अर्थ समझ लेते हैं। कर्मठ का मतलब क्या होता है? कर्मठ का मतलब होता है काम में कुशल, है ना, काम में कुशल। उसके बाद स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ाद। आज़ाद इसका मतलब होता है मुक्त, ठीक है। तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा इसका ऑप्शन। और बुद्धिमान तो होशियार का क्या है? पर्यायवाची शब्द है, इसका तो मतलब होशियार ही होता है। तो हमको तो यहाँ पर्यायवाची पूछ नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है? हमको विलोम शब्द पूछ रहा है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर होगा विलोम के रूप में बुद्धिहीन ही सबसे सटीक आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चल। देखिए जी, इस सवाल में क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। जी हाँ, हमको उस भाग का पता लगाना है जिसमें गलती होनी चाहिए जी, गलती, बिना गलती वाला नहीं, ठीक है। एक गाय और दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास पर चर रहे हैं। हरी घास पर चर रहे हैं, हरी घास पर कैसे चरते हैं जी? एक गाय दो घोड़े ये तो सही है, और एक बकरी ये भी सही है, मैदान में हरी घास ये भी सही है, पर चर रहे हैं यह हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसी में गलती है, इसी में गलती है। पर चर नहीं रहे, इसमें क्या होगा? पर नहीं होगा, चर रहे हैं, हरी घास चर रहे हैं, यही हो जाएगा। हरी घास क्या होगा? ये पर यहाँ पे नहीं होगा, हरी घास चर रहे हैं, बस इतना ही होगा। ये एक्स्ट्रा दे दिया यहाँ पे पर, इसके लिए ये गलत हो जाएगा। तो और जो शब्द जो सही है वो क्या हो जाएगा? हमारा गलत विकल्प हो जाएगा। इसलिए हमारा सबसे सही विकल्प जो उत्तर वाला होगा सी होगा, जिसमें गलती था, ठीक है। अब देखिए अगले सवाल के ऊपर आइए कि कोष्टक में ब्रैकेट्स में दिए गए शब्द के क्या निकालने हैं? पर्यायवाची शब्द निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है? पराक्रमी। पराक्रमी का मतलब क्या होता है? पराक्रमी का मतलब होता है बहादुर। पराक्रमी का मतलब ही होता है बहादुर, का मतलब होता है बहादुर, वीर होता है, वीर पुरुष होता है कि नहीं। उसके बाद होता है, इसको आप सूर भी बोल सकते हैं, पुरुषार्थी भी बोल सकते हैं इसको, है ना। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसको आप ओजस्वी, ओजस्वी का मतलब भी पराक्रमी होता है, वीर ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे सटीक पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? पराक्रमी का ओजस्वी हो जाएगा, ठीक है, ओजस्वी। यहाँ पे ओछा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तुच्छ, इसका मतलब होता है तुच्छ, इसका मतलब होता है छिछोर। नहीं बोलता कि ओछा व्यक्ति, अरे ओछा व्यक्ति है मतलब
छोटे सोच का व्यक्ति है। इसके लिए ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। ओंकार का मतलब क्या होता है? ओम का आपने नाम सुना होगा, ओम, ओंकार, ये भी यहाँ पे पराक्रमी से कोई मतलब नहीं है। और ओझल का मतलब क्या होता है? ये भी नहीं। ओझल का मतलब होता है गायब हो जाना, आँख से ओझल हो जाना, गायब हो जाना, है ना। आँख से ओझल हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है। छिपा, इसको ये भी बोल सकते हैं कि छिपा हुआ। ओझल मतलब छिपा हुआ होना, ये भी इसका मतलब होता है। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे पराक्रमी के लिए सबसे सटीक पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? ओजस्वी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जो लोकोक्ति का सही अर्थ बताता। जी हाँ, लोकोक्ति का सही अर्थ बताने वाला विकल्प का हमको चयन करना है, ठीक है। देखिए, बासी बचे न कुत्ता खाए, बासी बचे न कुत्ता खाए मतलब ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना। एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, नहीं ये तो होगा नहीं। छोटे का बड़े से बढ़ जाना, ये भी नहीं होगा। रक्षक का भक्षक होना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बासी बचे न कुत्ता खाए का सही सही अर्थ देने वाला जो वाक्य है ये ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना, यानी कि हमें रात में इतना ही भोजन बनाना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए। बासी बचे न कुत्ता खाए, बासी बचे न कुत्ता मतलब बर्बाद ना हो, हमें उतना ही भोजन बनाना चाहिए। इस तरीके से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आप 16 से 20 तक अगर देखें तो नीचे दिए गए एक गद्यांश में कुछ शब्द जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। एक गद्यांश दिया हुआ है, कहानी का एक अंश दिया हुआ है, गद्य का अंश दिया हुआ है, जिसमें से 5 रिक्त स्थान हमको जिसमें भरना है। तो सबसे पहले हमको ये पढ़ करके समझ लेना पड़ेगा और फिर उसमें जो सबसे उपयुक्त शब्द होंगे एक एक करके हम उसमें भर देंगे, ठीक है। अब आइए, अब हम सबसे पहले फटाफट इसको पढ़ते हैं। धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अत्यंत विषम खाली स्थान में भी मानवता पर आधारित खाली स्थान के लिए गए हैं। भारतीय इतिहास में अनेक खाली स्थान हैं कि युद्ध की स्थिति में भी सेना ने खाली स्थान भावना और खाली स्थान का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जी हाँ, धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ अत्यंत विषम, धार्मिक मतलब एक परिस्थिति के बारे में बात की गई है, ठीक है, धार्मिक व्यवस्था परिस्थिति के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम वाक्य पढ़ के अब इसमें भरना चालू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला है कि धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, ठीक है, जहाँ अत्यंत विषम खाली स्थान, विषम क्या है? विषम अवस्था, विषम संवेदना, विषम अलौकिक, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विषम संवेदना भी नहीं होगा। विषम परिस्थितियों और विषम अवस्था, यहाँ पे अवस्था और परिस्थितियों अगर दोनों को देखें तो यहाँ पे विषम परिस्थिति, अत्यंत विषम परिस्थितियों यहाँ पे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हमारा सबसे सटीक जो होगा वह अवस्था नहीं होगा, यहाँ पे परिस्थिति होगा। कि धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण हैं मतलब कई जगहों की बात की गई। अवस्था यहाँ पे एक जगह से है कि जहाँ अत्यंत विषम क्या है? परिस्थितियों में भी मानवता पर आधारित खाली स्थान। अब अगला सवाल में देखिए, खाली स्थान क्या होगा? संघर्ष लिए गए हैं, आधारित क्या किए हैं? संघर्ष लिए गए हैं, निर्णय लिए गए हैं, उदाहरण लिए गए हैं, जीव लिए गए, जीव तो बिल्कुल नहीं होगा। उदाहरण लिए गए हैं, ये भी नहीं होगा। और मानवता पर आधारित संघर्ष लिए गए, ये भी यहाँ पे सटीक नहीं मतलब बैठेगा। तो क्या होगा? जहाँ अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी क्या होगा? मानवता पर आधारित निर्णय लिए गए हैं। जी हाँ, निर्णय यहाँ पे सबसे सटीक अर्थ दे रहा है। तो हमारा यही शब्द इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आगे चलिए, अगले सवाल में देखिए कि भारतीय इतिहास में अनेक खाली स्थान हैं। भारतीय इतिहास में अनेक क्या हैं? अवस्था हैं, अनेक अवस्था हैं, ये गलत होगा। अनेक संघर्ष हैं, भारतीय इतिहास में अनेक क्या है? संघर्ष हैं, ये यहाँ पे सही नहीं प्रतीत हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय इतिहास में अनेक क्या है? दावत हैं, ये भी यहाँ पे सही से प्रतीत नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा? उदाहरण बचा। ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा कि भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण है। जी हाँ, यहाँ पे उदाहरण सबसे सटीक बैठ रहा है। भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं कि युद्ध की स्थिति में भी सेना ने खाली स्थान, सेना ने क्या किया? सेना ने मानवीय भावना, हाँ, सेना ने संदर्भ भावना तो बिल्कुल नहीं होगा। सेना ने विकास भावना, ये भी नहीं होगा। सेना ने जीवन भावना और खाली स्थान। तो यहाँ पे सबसे जो सटीक बैठ रहा है ना, वो क्या होगा? युद्ध की स्थिति में भी भारतीय सेना ने मानवीय मतलब मानव की भावना। मानवीय भावना क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। भावना मतलब फीलिंग्स के बारे में बात कीजिए। मानवीय भावना, ये हमारा सबसे
सटीक आंसर हो जाएगा। मानवीय भावना और उसके आगे क्या होगा, भावना और किसके ऊपर काम किया है। देखिए सेना ने मानवीय, यहाँ तो मानवीय हो गया है ना, मानवीय भावना और उचित का उदाहरण प्रस्तुत किया। ये उचित यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, सही अर्थ दे पाएगा। अब देखिए अगला, भावना और मुद्दा का उदाहरण प्रस्तुत किया नहीं, मुद्दा की भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं की गई है। और भावना और प्रारंभ का उदाहरण, प्रारंभ भी यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या बचेगा, सबसे सटीक जो होगा यहाँ पे मानवीय भावना और क्या बचा, नैतिकता। जी हाँ, नैतिकता, मोरालिटी, नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये सबसे सटीक ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा ये सवाल का, ये पूरे सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने धीरे धीरे करके पूरे 20 सवाल हल कर लिए हैं। तो आज का ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। और अभी तक आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप पहली बार देख रहे हैं, तो रोजगार संघ विपिन चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें, ताकि आपको समय पे जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर अल्टरनेट डे में एक दिन बीच करके आपको ये प्रैक्टिस सेट करने को मिले। आपको जहां भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट्स करके बताएं। फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे इसके आगे का प्रैक्टिस सेट लेकर के 15 नंबर का। तब तक के लिए आप सभी मन ला के पढ़ते रहिए, मस्त तैयारी करते रहिए। तो अंत में मैं कहना चाहूंगा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।